हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस नए चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो हाँ, पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ये प्रत्यावर्ती धारा, दोनों चैप्टर को मिला करके एनसीईआरटी में एक चैप्टर बनाया गया है। लेकिन मैं कुमार मित्तल से आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सब थ्योरी, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ें चाहे आप कुमार मित्तल से पढ़ें, सब थ्योरी लगभग सेम है। ठीक है, बस समझ में आनी चाहिए। सब टॉपिक आपको A to Z मिलता रहेगा। तो यहाँ पे दोनों चैप्टर मिलाकर के एक है, लेकिन अभी हमने तो फिलहाल अलग कर दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, ये पूरा जो चैप्टर पढ़े ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, समझो उसका यहाँ पे काफ़ी रोल होने वाला है। अगर वो चैप्टर आपने बहुत ही अच्छे से सीखा हुआ है तो ये चैप्टर को समझने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये जो चैप्टर है उस वाले चैप्टर से भी बहुत ही खासम खास है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत ही आराम से और आराम से और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इसके जो क्वेश्चंस आए, न्यूमेरिकल आए, थ्योरी आए, कुछ भी आए तो आप उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, दौड़ा के पूरा करके ही आना है। चलिए भाई, तो पहली हमारी जो चैप्टर है, मैंने इससे पहले आपको एक प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर क्या होता है इसके बारे में बता ही दिया था। तो आज जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा ये चैप्टर का नाम है और हमारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के नाम से 11 चैप्टर है। और उस चैप्टर में हमारी पहली हेडिंग, और पहली हेडिंग क्या है देख रहे हो? हेडिंग, इतनी बड़ी डिफिनीशन मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इतनी बड़ी हेडिंग है। तो हेडिंग आपको समझना है कि हेडिंग कह क्या रहा है। जब हेडिंग समझ में आ जाएगा तो अपने आप हम लोग जो है उसका मतलब निकाल लेंगे। देखो क्या हेडिंग क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। मतलब हमको करना क्या है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकाल देना है। और कैसा प्रेरित विद्युत वाहक बल का कि कोई कुंडली है और वह कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः क्या करिए, घूम रही है। उसी का हमें क्या करना है, यहाँ पे व्यंजक निकालना है। अब व्यंजक कैसे कैसे निकलेगा, क्या होगा, उस चीज़ को समझते हैं। समझने से पहले यहाँ पे आप देखना ये लाइन क्या दिखा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई कुंडली है। अब ये कुंडली जो ऐसे इसलिए बनी है कि ये कुंडली समझो कि अपने अक्ष के परितः थोड़ा सा घूम चुकी है। ये जो कुंडली यहाँ पे ऐसे बनी हुई है, ये कुंडली ये दिखा रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में ये थोड़ा सा क्या हो चुकी है, घूम चुकी है। ठीक है, अब थोड़ा सा घूम चुकी है। तो घूम चुकी है, उससे पहले ये हम लोग थ्योरी को थोड़ा जो मैं आपके सामने लिखा हूँ ताकि भाई थोड़ा जब थ्योरी रहता है ना तो चीज़ों को हम लोग को समझने में बहुत आसानी होती है। केवल डायरेक्ट काम वाली चीज़ें लिख लेते हैं ना, उससे थोड़ा कम मजा आता है। थोड़ा बहुत थ्योरी, मैं बहुत नहीं कहता कि भाई एकदम पूरी थ्योरी छापो, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरी तो होना चाहिए। अब थोड़े बहुत थ्योरी में मैंने क्या लिखा हुआ है आपके सामने, देखो क्या है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है। ये हमारी कुंडलियाँ है ना, ये कुंडलियाँ हमारी क्या कर रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घूम रही है। जब तेजी से घूमती है कुंडली तो होता क्या है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब तो याद तो आ ही गया होगा, पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या सिखाया कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तभी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कब उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल? जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे अगर कुंडली खाली ला के रख दोगे ना तब उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? जब चुंबकीय ये कुंडली तेजी से घुमाई जाएगी। तो यहाँ पे कुंडली जो है क्या हो रही है, तेजी से घुमाई जा रही है। जब तेजी से घुमाई जाती है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से कुंडली में एक धारा बहती है और उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। उस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इस जो प्रेरित धारा की दिशा, जो प्रेरित धारा हुआ है, इस प्रेरित धारा की दिशा को हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं।
फ्लेमिंग का दायां हाथ देखो यही है कि ये हमारा क्या करता है, चुंबकीय छेद दिखाता है, ये चालक की गति को दिखाता है, और ये जो बीच वाली अंगुली होती है वह प्रेरित धारा की दिशा को दिखाती है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, हम लोग चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक, बात क्लियर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा। बायां हाथ का नियम क्या बताता है, चुंबकीय बल की दिशा बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इतना तो चीज़ें सुनने में, जानने में इतना कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अब उस प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसी को हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज। उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का हमको क्या निकाल देना है, एक समीकरण निकाल देना है। अब ये समीकरण जो निकाला जाएगा वह आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक ना, जो हम लोग यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण निकालेंगे वह समीकरण क्या होगा, आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चीज़ को अब हमको सीखना है। तो आप लोग करेंगे क्या कि इसकी थ्योरी लिखेंगे, सामने ये फिगर बना देंगे। ये वाला फिगर तो क्लियर है कि जो कुंडली है वह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा झुकी हुई है, मतलब थोड़ा सा घूम गई है। अब ये दिखा रहा है कि ये समझो कि कुंडली है और ये कुंडली का तल है, और यह जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। ये फिगर यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे थीटा क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए थीटा यहाँ पे ये क्लियर आपको स्पष्ट समझने के लिए ये बनाया गया है। तो आप क्या करेंगे, फिगर दोनों बनाएंगे, इसके सामने ये छोटी सी थ्योरी लिखेंगे। प्यारी सी थ्योरी है। इतनी थ्योरी लिखने के बाद हम लोग इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। चलो भाई, आप लोग मैं साइड हो गया हूँ, इसको आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन इसका देखने वाले हैं। मिटा दे भाई इसको, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक ना, हेडिंग को फिलहाल अभी मैं रहने दे रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग रहेगी थोड़ा सा पता चलेगा ना कि आप लोग को, हाँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। इतनी बड़ी हेडिंग है, देख रहे हो ना कि चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परिता घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हमारी हेडिंग थी ना। चलो अब मान लेते हैं क्या कि जो कुंडली है वह कुंडली स्मॉल टी समय में थीटा कोण घूम जाती है। देखो भैया, जब तक कुंडली घूमेगी नहीं तब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा नहीं, तो कुंडली को घुमाना पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कराना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराना है, तो कुंडली को घुमाना पड़ेगा। अब हमने क्या मान लिया कि जो हमारी कुंडलियाँ है वह डेल्टा टी समय में या टी समय में क्या करती है, थीटा कोण घूम जाती है। जब थीटा कोण घूमेगी तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं, एक लाइन थोड़ा सा लिख देंगे, अच्छा रहेगा ना। क्या लिखते हैं, माना जो हमारी कुंडली है, माना हमारी लिखने की जरूरत नहीं है ना, माना कुंडली स्मॉल टी समय में थीटा कोण क्या करती है, घूम जाती है। थीटा कोण घूम जाती है, तब क्या लिख दें, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तब हो जाएगा हमारा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, बस केवल धैर्य पूर्वक देखते रहोगे ना एकदम समझ में आएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए cos थीटा। भाई फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यही होता है ना, फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो फाई बराबर बी ए cos थीटा। तो फाई बराबर क्या हो गया, बी ए cos थीटा। अब जरा बताओ भाई, हमारी जो कुंडली है ना यहाँ पे, वह कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। अपने अक्ष के परिता कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। तो इस लाइन को एक लाइन में लिखता हूँ क्या, यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो तो, यदि कुंडली का कोणीय वेग, कौन सा वेग, कोणीय वेग, नाम सुने होगे ना, कोणीय वेग ओमेगा, ये ओमेगा का सिंबल है भैया, अब डब्ल्यू मत समझ लेना, ओमेगा हो तो। अब देखो जैसे आप लोग पढ़े हो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, उसी तरीके से कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। तो कोणीय वेग का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ओमेगा। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन का काम थीटा, समय का काम टी। भैया वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो यहाँ से हमको थीटवा को हटाना है।
थीटवा को हटाना है। अब थीटवा कैसे हटेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। अब यही थीटा का मान इस वाले समीकरण को 1 मान लो, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब थीटा का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे तब क्या हो जाएगा हमारा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा की जगह पे ओमेगा टी, समीकरण मान लो 2, ठीक है। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हमें ये क्या आ गया कि ये अभी वही आया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूम रही है कोणीय वेग ओमेगा से, तब उससे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए, मतलब ई चाहिए। अब ई चाहने के लिए हमने फैराडे का आपको नियम बताया हुआ है कि फैराडे का नियम ई बराबर होता है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। क्या होता है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, या फिर कहो ई बराबर होता है डी फाई अपान डी टी। याद आया कि नहीं, अवकलन वाले पदों में ई बराबर डी फाई अपान डी टी, आपको फाई मिल गया है। चाहिए हमको डी बटा डी टी। अब डी बटा डी टी कैसे आएगा, डी बटा डी टी कैसे आएगा, जब हम इस समीकरण का दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो समीकरण 2 का दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। एक लाइन लिखते हैं ना, क्या लिख दें कि दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, छोटी साइन, ठीक ना, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने, ये तो भाई करने है, थोड़ा सा ही लिख दूँ ना, ये या करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई अपान डी टी। एकदम बात सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस पे क्या हो जाएगा, डी अपान डी टी। आप देखो यहाँ पे बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब अच्छा ये लाइनें आपको दिख रही नहीं दिख रही, जरा मैं बात चेक कर लूँ, नहीं पता चला कि तुम लोग को दिखवाई ना करे, मैं लिख दूँ। देख लो भाई, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छा वाह गजब दिख रहा है भाई। डी फाई अपान डी टी बराबर, अब देखो, अब जरा समझो, हमने आपको पहचान बताई है कांस्टेंट की और वेरिएबल की। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वही हमारा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सबको बाहरिया दिया जाता है। बाहरिया किसको देंगे, बी ओ को बाहरिया देंगे। ये देखो बी ए बाहर आ गया बेचारा, डी अपान डी टी कॉस ओमेगा टी। इतनी लाइनें समझ में आ गई, ठीक है। अवकलन पे हमने ना जाने आपको कितना चीज़ें बता दिया हुआ है कि अब आपको एकदम इजी लगता होगा। चाहे मैथ के स्टूडेंट तो भाई उनको तो पहले से इजी है, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होंगे अब उनको भी ये डर नहीं लग रहा होगा कि अरे अवकलन आ गया, अब तो मेरे समझ में आने वाली बात नहीं है, ऐसा तो नहीं आता होगा। ज़बरदस्ती लेकर आओगे तो भाई बस ये अलग है, ठीक है, तो कौन रोक सकता है। चलो भाई, अब इस फिगरवा को मैं मिटा दे रहा हूँ ना, इस फिगरवा को मैं हटा दे रहा हूँ, तब पर्याप्त जगह बचेगी, उसमें हम लोग जो है फाइल के लिखेंगे खूब, ठीक ना। आओ भाई देखो, फाइल के हम लोग लिखते हैं ये या, यहाँ से लिखते हैं या, देखो ये या, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई अपान डी टी बराबर बी ए तो बाहरवा है ये है, बी ए बाहरवा है ये है ना। कास का अवकलन का होता है, कास का अवकलन होता है माइनस साइन, कास का अवकलन माइनस साइन, साइन का अवकलन कास। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। और हमने आपको एक फिजिक्स वाली मैथ, ठीक है, फिजिक्स वाली मैथ 1 घंटे की वीडियो है, अगर आप टाइम निकाल करके उस वीडियो को देख लोगे ना, ठीक है, उस वीडियो को देख लोगे, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। आप अगर उस वीडियो को या वीडियो पे क्लिक करोगे, आप ऊपर नीचे करते रहोगे, आपको कहीं मिलेगा, थंबनेल बना होगा फिजिक्स वाली मैथ। अगर आप उसको ईमानदारी के साथ देख लोगे ना, मुझे इतना भरोसा है कि आपको अवकलन वाले पे, समाकलन वाले पे जो डर है वह डर कोसों दूर चला जाएगा, ठीक है। डर को भगाओ कोसों दूर और अवकलन समाकलन से कर लो प्यार, ठीक ना, एकदम, ताकि फिजिक्स आपको एकदम बढ़िया से समझ में आए। अब देखो कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। अब देखो यहीं पे नहीं रुक जाना है, यहाँ पे अगर ये कास टी होता तो माइनस साइन टी हो जाता, लेकिन यहाँ पे है कि टी के साथ ओमेगा लगा हुआ है, तो अब जो ओमेगा है ना, ओमेगा का अलग से हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक है। ओमेगा टी का अलग से अवकलन देखो ऐसे, डी अपान डी टी ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे ओमेगा, ठीक है, तो यही ओमेगा बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बतिया समझ में आ गई होगी, नहीं आ पाई होगी तो आप फिजिक्स वाली मैथ में जाके देखोगे, उसमें सब बताया गया है
ठीक ना। हाँ, तो डी फाई अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं माइनसवा को यहाँ भेज दे रहा हूँ, माइनसवा को उठा करके इसके पास भेज दे रहा हूँ। जब इसके पास भेजेंगे हो जाएगा ये माइनस डी फाई अपान डी टी बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो तब आया है जब हमारी कुंडली में फेरों की संख्या एक है। अच्छा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, ई लिख दूँ भाई। ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, माइनस डी फाई अपान डी टी किसके बराबर, ई के बराबर। तो ई बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब एक लाइन लिख दें कि यदि कुंडली में का हो, यन फेरा हो, कुंडली में का हो, यन फेरा हो, सात फेरा नहीं। ठीक है, यदि कुंडली में का हो, यदि कुंडली में यन फेरे हो, किसके, तार के यन फेरे हो। जब यन फेरे हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या यही हमारा आंसर है? नहीं भाई, अभी तो ये हमारा समझो कि व्यंजक आ गया है। अब ये जो व्यंजक आया है, इस व्यंजक में हमारा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कब होगा। ये जो ई हमारा दिखा रहा है, यही ई क्या है, यही ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और हमको क्या चाहिए था, प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए था। तो समझो मिल गया है, हमें व्यंजक मिल गया, इतना ही लाइनिया में इतने मिल गया है। लेकिन अभी हमको क्या निकाल लेते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल मिला है उसका अधिकतम मनवा कितना हो जाएगा, उसका अधिकतम मनवा कितना हो जाएगा। अब अधिकतम मनवा देखने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, जो ई हमारा है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, यन पर, बी पर, ए पर, ओमेगा पर। तो हम लोग इसको रहने देते हैं, यन बी ए ओमेगा पर डिपेंड तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये साइन ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, हम लोग रहने काहे देते हैं कि जो कुंडलियाँ है जो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ था, वह कुंडली क्या करी, घूम रही है। जब कुंडली घूमेगी तो यन बी ए ओमेगा पे कौनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा किस पे, थीटा पर प्रभाव पड़ेगा। किस पर प्रभाव पड़ेगा, थीटा पर। यहाँ पर थीटा चेंज होता रहेगा, थीटा क्या करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जो फेरो संख्या वही फिक्स, जो एरिया है वही फिक्स, जो ओमेगा है वही फिक्स, जो चुंबकीय क्षेत्र है वही फिक्स, लेकिन चेंज कौन होता रहा, थीटा। जैसे जैसे कुंडली घूमती रही, थीटा का मान चेंज होता रहा। इसीलिए हम लोग यन बी ए ओमेगा को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख दें कि अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए, ठीक ना, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए एक लाइन भाई हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक ना, क्या लिख दें, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। अब अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए ये साइन ओमेगा टी का मनवा कितना होना चाहिए। साइन का अधिकतम मनवा कितना होता है, साइन का अधिकतम मनवा 1 होता है। ठीक ना, तो क्या हो जाना चाहिए, साइन ओमेगा टी बराबर 1। अगर साइन ओमेगा टी का मनवा 1 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, यन बी ए ओमेगा। अब उस दशा में जो ई है वह हो जाता है ई जीरो। तो ई जीरो बराबर यन बी ए ओमेगा, क्या, यन बी ए ओमेगा। जहाँ ई जीरो क्या है, जहाँ ई जीरो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। ठीक ना, यहाँ लिख दे भाई, जहाँ देखो, जहाँ की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारे, जहाँ ई जीरो क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। ठीक, अच्छा, इस वाले समीकरण को मैंने कितना समीकरण बनाया है, 2। इसको बना देता हूँ मैं 3, इसको मैं बना दिया 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे सर ज़बरदस्ती का है 3 बना दिए, 2 तक तो बहुत सही लग रहा था। 3 इसलिए बनाए हैं कि अब हम लोग यन बी ए ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जरा सोच के देखो, यन बी ए ओमेगा की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आपका जवाब आएगा सर ई जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई जीरो लिख सकते हैं, वही रखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते भाई, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से अगर हम देखें तो E बराबर क्या हो जाएगा, ई जीरो साइन ओमेगा टी। लो भाई, यही हमारा क्या आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक क्या आया, E बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई जीरो क्या है,
E0 भी प्रेरित विद्युत वाहक बल है, लेकिन अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, ठीक ना, और ओमेगा टी पूरा क्या हो जाता है, कला हो जाता है। इसके बारे में हम लोग अगली जब वीडियो आएगी उसमें हम लोग सीखेंगे कला वगैरह क्या होता है, ठीक ना। चलिए, अथवा क्या लिखा हुआ है, अथवा लिखा हुआ प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो अभी ई क्या दिखा रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमने कभी आपको बताया है जो इस छोटका ई होता है वह बड़का वी के बराबर होता है। तो यहाँ पे या फिर लिख सकते हो या बड़का वी बराबर बड़का V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का व्यंजक। इसी प्रकार से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का भी व्यंजक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का भी व्यंजक निकाल सकते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक क्या आ जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक आ जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो नीचे लिख लेना इसी प्रकार I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे I क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, शिखर मान है। तो ये आपका निकल के आया प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का व्यंजक और प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक। ठीक है, अब हम लोग दो लाइन में समझ लेते हैं कि जो हम लोग कुंडली घुमाते हैं, जब कुंडली घुमाते हैं तो किस दशा में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है, अब कब शून्य होता है और कब अधिकतम होता है, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा व्यंजक तो निकल आया है, ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ। और आप लोग भाई मेरे साथ साथ नोट किया करो ना, ये नहीं कि बाद में मैं साइड हो जाऊँ स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो, ऐसे नहीं, क्योंकि हर चीज़ें मैं पूरा लिखता नहीं, कहीं कहीं आपको लगता है कि मैं बोल दिया हूँ, वहाँ से भी आपको लिख लेना पड़ता है ना। तो साथ साथ लिखते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर ऐसे आपको समझ में आया है तो ऐसे ही मैं साइड हो गया हूँ, नोट कर लो भाई, ठीक है। चलिए मिटाइए, अब चलो सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य कब होगा और अधिकतम कब होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक ना। बहुत छोटा सा समझना है, और वो तो आप खुद मतलब ये समझ जाओ कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का हमें अधिकतम मान सब कुछ चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए हम लोग कौन सा समीकरण उठाते हैं, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। हमारी कुंडली मान के चलो कि एक चक्कर घूम रही है, कुंडली क्या कर रही है, एक चक्कर घूम रही है। जब कुंडली एक चक्कर घूम रही, कुंडली का जो चक्कर घूमने का है ना, हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। देखो ये ऐसे, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो गया, तो समझो एक चक्कर। एक चक्कर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश, यहाँ पे हो जाएगा 180 अंश, यहाँ पे हो जाएगा 270 अंश, यहाँ पे हो जाएगा 360 अंश, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। अब अगर कुंडली जब स्थिर है, मतलब घूम ही नहीं रही है, 0 पर है, चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो एक ही दिशा में इसका मतलब नहीं है कि बी और ए क्या हो गए 0 डिग्री पर, नहीं। तो जो ए होता है वह बी के लंबवत होता है। उस दशा में हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र से गुजर मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर जब हमारा वो 90 अंश घूम जाएगा, 90 अंश घूम जाएगा, तो वहाँ पे ये जो मान आता है वह क्या आता है, E0 आता है, मतलब अधिकतम होता है। वही जब 180 अंश पे आएगा तब भी 0 हो जाएगा, 270 पे आ जाएगा तब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा, उल्टा में अधिकतम हो जाएगा, ठीक ना, माइनस हो जाता है। और 360 पर जब पहुंच जाएगा तब भी कुंडली से कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में है या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है या फिर 360 अंश के कोण पर घूम गई है, तब उस दशा में कोई उससे क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके सिरों पर नहीं होगा। और होगा कब, अधिकतम कब होगा, जब वह 90 अंश घूमेगा और 270 अंश घूम जाएगा, वह विपरीत दिशा में अधिकतम होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आज की क्लास में रखते हैं भाई यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग पहले सीखेंगे कि जो हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज निकाला हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा निकाला हुआ है, इसका समय के साथ ग्राफ कैसा बनता है, और साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स जैसे कला क्या होता है, आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब ये आपकी क्लास की पहली वीडियो थी, बोले तो एक हिसाब से दूसरी वीडियो। एक तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर,
दूसरी वीडियो आपकी ये हो गई है। अब जितने भी क्रम से वीडियो आपको मिलेंगे, स्टार्टिंग के आप 3-4 लेक्चर, 4-5 लेक्चर 1-2 बार नहीं 3-3 बार अगर देख लोगे तो उम्मीद करता हूँ जो आगे वाली आपको जो वीडियो मिलेंगी उसको आप स्पीड बढ़ा करके, ठीक ना, एक नॉर्मल स्पीड होती है, नॉर्मल स्पीड से बढ़ा करके 1.5 पे करके देखोगे तब भी आपको समझ में आएगी। लेकिन कब? जब स्टार्टिंग की चीज़ें आप समझे रहोगे तब। पता चला स्टार्टिंग ही नहीं समझे रहोगे ना तो अगवा वाला को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग को समझाने के लिए आपको बड़ा समय ले रहा हूँ ताकि आप स्टार्टिंग की चीज़ें समझें, ताकि चैप्टर अगर लंबा भी है तब भी जब आपको समझ में आता रहेगा ना तो आपको आसान लगेगा। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसकी थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल काफ़ी बताएंगे। न्यूमेरिकल की कम से कम 6-7 वीडियो मिलेगी इस चैप्टर की, ठीक ना। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा तो लंबा दे करके आपको डरना नहीं है, लेकिन अगर पहला, तीसरा, चौथा जो लेक्चर आपको मिलेगा उसको आप लोग बढ़िया से समझिए। एक की जगह पे 2 बार 3 बार देखिए तो आपको चैप्टर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब समझ में आ जाएंगे तो बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझोगे ताकि आने वाली जो चीज़ें रहेंगी आपको और अच्छे से समझ में आए, इसी उम्मीद के साथ। और आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में ऐसे ही ढेर सारे अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई को शानदार जानदार तरीके से करते रहें। चलते भाई सबको, बाय बाय।